से आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप एमए फर्स्ट ईयर में हैं और आपने हिंदी साहित्य ले रखा है तो उस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो में जो है काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है और वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होने वाला है। इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि हम बात करने वाले हैं एमए प्रथम वर्ष वालों के लिए, एमए फर्स्ट ईयर वालों के लिए हिंदी साहित्य में पेपर नंबर 1 के बारे में, जिसका नाम है प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य। ठीक है। और इसका जो है मैंने 2022 में जो मॉडल पेपर बनाया है 2022 वालों के लिए जो पेपर देने वाले हैं, और पेपर कुछ लोगों का स्टार्ट हो चुका है, कुछ लोगों का स्टार्ट होने वाला है। ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो वीडियो को पूरा देखिए। एक वीडियो के अंदर सब कुछ समेटने का प्रयास करेंगे। कोशिश यही करेंगे कि सब कुछ पूरा का पूरा इसी में समेट जाए। ठीक है, दूसरा वीडियो इसके ऊपर ना बनाना पड़े, पेपर एक यहीं पे समाप्त हो जाए और ये आपकी मोटी मोटा तैयारी हो जाए। ये मान के चलिए कि अगर आप इन चीज़ों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं, पहले तो आप एक कॉपी एक कलम लेकर के साथ में बैठ के लेकर के चलिए, क्योंकि अभी जो जो आपको इंपॉर्टेंट लगे उन उन चीज़ों को लिख लीजिएगा और उनको अच्छे से तैयार भी कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे तरफ से तो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट ही हैं, लेकिन आप भी अपने तरफ से, क्योंकि आप छोटे बच्चे तो हैं नहीं, कक्षा 10-11 में तो पढ़ नहीं रहे हैं, आप एमए कर रहे हैं। ठीक है, परास्नातक में पहुंच गए आप लोग, तो आप लोगों को भी इतना नॉलेज होना चाहिए कि सर क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। तो आप अपने हिसाब से उन चीज़ों को टिक करते चलिए और मिलाते चलिए और क्या कहते हैं, लिखते चलिए। ठीक है, जो कुछ भी आपको समझ में आए। चलिए, तो देखते हैं, ये आपका मॉडल पेपर है। इसमें जो है पूरे पेपर को 3 खंड में बाँट दिया जाता है, खंड अ, खंड व और खंड सा। आप सभी को पता है, खंड आ का मतलब होता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, खंड बा का मतलब होता है लघु उत्तरीय और खंड सा का मतलब होता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है? खंड आ में आपसे करीब-करीब 10 प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको सभी के सभी प्रश्न करने होते हैं और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्द में देना होता है। और हिंदी में ये ध्यान दीजिएगा, आपको 50 नहीं पूरा करना है। क्योंकि आपसे अगर पूछ ले, एक शब्द में पूछ ले, ठीक है? एक शब्द में किसी चीज़ के बारे में पूछ ले, तो आप क्या बताएँगे? जैसे पूछ ले कि इस काव्य में बताओ कौन-सी भाषा का प्रयोग किया गया है। तो अब एक शब्द में आपको उसको जवाब देना होगा, अब उसको 50 शब्द में लपेट थोड़ी ना सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कह सकते हैं कि इस महाकाव्य में इस भाषा का प्रयोग और इस बोली का प्रयोग किया गया है, तो इतना आप कर सकते हैं। तो इसमें कोई आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, 50 इसमें इम्पोर्टेंट नहीं रखता है। आपको ये ध्यान में रखना है, आपका उत्तर पूरा हो जाना चाहिए, ठीक है? 2-4 शब्द में भी पूरा हो जाता है तो आपको नंबर वहाँ पे पूरा मिलेगा, क्योंकि ये हिंदी का पेपर है। ठीक है? चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न और पहले के प्रश्न का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि विद्यापति का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है, इनके जन्म के बारे में आपको बताना है कि विद्यापति जी का जन्म कहाँ हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको बताना है विद्यापति का जन्म, जो विद्यापति जी थे, इनका जन्म बिहार प्रांत के दरभंगा जिला के अंतर्गत जरैल परगना के बिपसी नामक गांव में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। एक बार फिर से सुनिए, अगर लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं कि विद्यापति का जन्म बिहार प्रांत के दरभंगा जिला अंतर्गत जरैल, ठीक है, जरैल परगना के बिपसी नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, इस तरीके से आपको इसका जवाब देना होगा। इसी प्रकार से आपका दूसरा प्रश्न पूछ ले रहा है अति लघु उत्तरीय का कि विद्यापति के परिजनों का नामों उल्लेख कीजिए, मतलब इनके परिवार में कौन कौन था उनका आपको यहाँ पे नाम बताना है। तो पहले मैं आपको बता दूं, इनके पिताजी का नाम था, पहले तो आप इनके पितामह और पर पितामह, मतलब इनके दादाजी और इनके दादाजी के भी पिताजी के बारे में जान लीजिए। तो इनके पितामह का नाम था जयदत्त योगेश्वर, ठीक है, और इनके प्रपितामह का नाम था बीरेश्वर। ठीक है, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। फिर आप बता सकते हैं इनकी पत्नी का नाम चंदा देवी, या फिर आप कह सकते हैं कहीं कहीं पे आपको मिलेगा चंपती देवी के नाम से भी जाना जाता था। इनके पुत्र का नाम था, एक का नाम था वाशपति ठाकुर, दूसरे का हरपति और तीसरे का नरपति ठाकुर था। ठीक है, इनकी पुत्री का नाम था दुल्लही, ठीक है, और इनकी पुत्र पदु का नाम था चंद्रकला। इस प्रकार से आप इनका नाम बता सकते हैं। अगर इनके पिता का नाम पूछे तो आप बता सकते हैं गणपति ठाकुर, और माता का नाम पूछे तो गंगा देवी या फिर गंगो देवी के नाम से बता सकते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, उनके पितामह का नाम था क्या, जयदत्त योगेश्वर, प्रपितामह का नाम था वीरेश्वर। ठीक है, बात करें इनकी पत्नी का नाम चंदा देवी या फिर कहीं कहीं पे चंपति देवी मिलता है। ठीक है, इनके पुत्र का नाम, पुत्र 3 थे इनके, वाशपति ठाकुर, हरिपति ठाकुर, नरपति ठाकुर। ठीक है, पुत्री का नाम दुल्ली था, पुत्र वधू का नाम चंद्रकला था, और इनके पिताजी का नाम गणपत ठाकुर था, और माता जी का नाम गंगा देवी या फिर गंगो देवी था। ठीक है, इस प्रकार से आपका दूसरा प्रश्न हुआ। तीसरा प्रश्न आपसे पूछ ले रहा है कबीर ग्रंथावली का सर्वप्रथम संपादन किसने किया। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, क्योंकि ये अक्सर करके पूछा जा चुका है, एक दो पेपर में पूछा भी जा चुका है कि कबीर ग्रंथावली का सर्वप्रथम संपादन किसने किया था। तो आपको ध्यान में रखना है, इसका संपादन जो कबीर ग्रंथावली है, इसका संपादन किसने किया था मेरे प्यारे दोस्त, तो वो किया था डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने किया था। ठीक है,
चौथा प्रश्न पूछ रहा है कि साखी से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको बताना है। आपको ध्यान में रखना है साखी से आपको क्या समझते हैं उसको बताना है। तो यहाँ पे साखी का जो तात्पर्य है वो साक्षी शब्द से लिया गया है, ठीक है। और साक्षी का जो अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है, उसका मतलब होता है गवाह, ठीक है। जो गवाह होता है उसी को साक्षी और उसी को साखी यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। हैंड राइटिंग थोड़ा बहुत हो सकता है आप लोगों को ना समझ में आए, क्योंकि ये मैंने खुद लिखा है, तो इसीलिए मैं पढ़ पढ़ के बता रहा हूँ। आपको बिल्कुल भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, दिमाग पे ज़्यादा भी प्रेशर डालने की ज़रूरत नहीं, बस इन चीज़ों को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ये मान के चलिए, ठीक है। चलिए देखते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है जायसी ने किस काव्य भाषा का काव्य सृजन किया। किस काव्य भाषा में मतलब सृजन किया, मतलब अपनी जो काव्य भाषा है उनकी कौन सी रही है, यहाँ पे आपको बताना है कि जायसी ने किस भाषा में काव्य सृजन किया है, यहाँ पे आपको बताना है। थोड़ा यहाँ पे लिखने में दिक्कत हो गया, यहाँ पे ये काव्य हटा देना, यहाँ पे इस वाले काव्य को यहाँ पे कर देना, ठीक है। चलिए इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछेगा, तो आपको बताना रहेगा इन्होंने किसने ग्रामीण अवधि का प्रयोग किया था, किस भाषा का, तो ग्रामीण अवधि का प्रयोग किया था। अब ये दो ही शब्द में आपका जवाब हो गया, तो आप इसमें कितना लपेटने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ज़्यादा लपेटिएगा भी मत, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है, जो आपकी कॉपी को चेक करता है, उसको पता होता है कि हाँ आप यहाँ पे लपेटने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर उसको थोड़ा भी इरिटेशन हुआ तो आपका नंबर काट भी सकता है। तो आप ये कीजिएगा कि फैक्ट ज़्यादा लिखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये हिंदी का पेपर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, छठा नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि जायसी के अतिरिक्त दो प्रेम मार्गी कवियों के नाम लिखिए। मतलब जायसी जी तो प्रेम मार्गी कवि ही थे, इनके अलावा दो कवियों के नाम आपको और बताने रहेंगे। तो पहले आपके आ जाएंगे कुतुब्बन और दूसरे कौन से आ जाएंगे आपके मंजन। दो प्रेम मार्गी कवि, आपको ये इनको भी ध्यान में रखना है, किसको किसको, तो कुतुब्बन और मंजन, ये दो क्या हैं, प्रेम मार्गी कवि हैं, ठीक है, जायसी जी को छोड़ के। चलिए अगला प्रश्न, सातवां नंबर प्रश्न कह रहा है कि अष्टछाप कवियों के नाम बताइए, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अष्टछाप कवियों के नाम आपको यहाँ पे बताने हैं, ठीक है। तो 4 वल्लभाचार्य के शिष्य थे और 4 विट्ठल नाथ जी के शिष्य थे, ये 4-4 करके बांटे गए हैं। तो पहले हम देख लेते हैं वल्लभाचार्य के शिष्य कौन थे। आप डाल लीजिए वल्लभाचार्य के शिष्य हेडिंग, उसमें आपको पहला नाम मिल जाता है कुंभन दास, दूसरा सूरदास, तीसरा परमानंद दास, चौथा कृष्णदास। ये 4 थे कौन, वल्लभाचार्य के शिष्य थे, ठीक है। अब अगली हेडिंग डाल लीजिए 4 विट्ठलनाथ के शिष्य। पहले कौन थे, गोविंद स्वामी, दूसरे कौन थे, नंददास, तीसरे कौन थे, तो चित्त स्वामी थे, और चौथे कौन से थे, चतुर्भुज दास। ये आपको 4 यहाँ पे नाम रखने हैं। तो 4 कौन थे, वल्लभाचार्य, 4 विट्ठलनाथ, तो यानी ये आपके 8 अष्टछाप कवियों के नाम हो गए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 8वां नंबर प्रश्न कह रहा है तुलसीदास के पास कौन सा साधन नहीं है। तुलसीदास जी के पास कौन सा साधन नहीं है, यहाँ पे आपको बताना है। तो इनके पास जन्म और मरण से छूटने का कोई साधन नहीं है तुलसीदास जी के पास, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एकदम दिमाग में रख के चलना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न जो है 9 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि विनय पत्रिका में कुल कितने पद हैं, ये बताना है। तो विनय पत्रिका में कुल मिला के कितने पद मेरे प्यारे दोस्त, तो 279 मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, क्योंकि आप 89 और 79 में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज होंगे। 2, 7 और 9, इतने यहाँ पे क्या पाए गए हैं मेरे प्यारे दोस्त, इतने पद पाए गए हैं किसमें, विनय पत्रिका में, ठीक है। और देखते हैं अति लघु उत्तरीय का आखिरी प्रश्न और 10वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिहारी के जन्म समय और स्थान का नामो52 कीजिए। मतलब बिहारी जी का जन्म कहाँ पे हुआ था, ठीक है, किस स्थान पे हुआ था, यहाँ पे आपको बताना है। तो इनका जो जन्म का समय था वो संवत 1652 था, ठीक है। उसके बाद जो इनका क्या बोलते हैं जन्म स्थान था, तो वो था कहाँ पे, ग्वालियर के पास एक वासु वसुआ गोविंदपुर नामक गांव में हुआ था। कहाँ पे, ग्वालियर के पास में पड़ता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इन 10 के 10 प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे आपका खंड नंबर 12। खंडवा का मतलब जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया है, इसका मतलब होता है लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। इसमें भी आपको सभी के सभी प्रश्न करने रहते हैं और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में क्या होना रहता है, देना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप 200 आराम से पूर्ण कर ले जाएंगे, क्योंकि आपसे प्रश्न ही ऐसा ही पूछेगा कि आप उनको 200 शब्द आराम से लिख पाएंगे। 200 से ज़्यादा ही हो जाएंगे, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। जो आपने लघु उत्तरीय में छोड़े हैं उन सारी चीज़ों को आप यहाँ पर कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं जो पहला प्रश्न है, पहला क्या, ये पूरे पेपर का दूसरा प्रश्न है। पूछ रहा है कि सिद्ध कीजिए कि विद्यापति सौंदर्य के कवि थे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। आपको जवाब इस प्रकार से देना होगा, उत्तर लिखना होगा, उसके बाद लिखना होगा कि विद्यापति के पदों की
नायिका राधा हैं, जो इनके पदों की नायिका है वो कौन है? राधा हैं। और नायक श्री कृष्ण जी हैं विद्यापति जी के, ठीक है। कोई भी रस सिद्ध कवि, विशेषता श्रृंगारिक कवियों ने अपने नायक और नायिका की सुंदरता का इतना मनोरम, आकर्षक और प्रभावक वर्णन नहीं किया है, जैसा वर्णन इसके लिए कभी कभी उनमें दिव्यता का भी आरोप किया जाता है, ठीक है। आगे आपको लिखना होगा कि विद्यापति की राधा व कृष्ण दोनों ही अतियु सुंदर रूप में प्रस्तुत किया है। श्री कृष्ण के प्रथम दर्शन से राधा उसे देखती रह जाती हैं। वह अपनी सखियों से कहती हैं, क्या कहती हैं? आपको वहाँ पे छोटा सा जो है एक इनका पद लिख देना रहेगा। ये सारी चीज़ें क्या करती हैं? आपके उत्तर को सुंदर बनाती हैं, ठीक है। जैसे आप इतना पूरा लिखने के बाद फिर आप वहाँ पे एक लाइन छोड़ के फिर वहाँ पे लिखिए ऐसे कि ए सखी पेखल अपूर्व, ठीक है। ए सखी पेखल अपूर्व सुनैत मनवी सपन स्वरूप, ठीक है। इस तरीके से आपको ये लाइन लिख देनी रहेगी। फिर लिखना रहेगा कि इसका मतलब ये हुआ कि ए सखी, मैंने सुंदर रूप देखा है, तुम उसके विषय में सुनोगी तो कहोगी कि यह स्वप्न की बात है। मतलब उन्होंने, राधा जी अपने सखियों से कहती हैं कि ए सखी, मैंने ऐसा सुंदर रूप देखा है। ए सखी पेखल अपूर्व, मतलब हे सखी, मैंने ऐसा जो है स्वरूप देखा है कि सुनते मनवे मानव सपन स्वरूप, मतलब तुम जब उनको सुनोगी तो तुमको ये लगेगा ये सारी चीज़ें सपने की बातें हैं, ठीक है। अर्थात ऐसा सुंदर युवक वास्तव में है ही नहीं, मतलब वो ऐसा बताती हैं कि ऐसा सुंदर युवक वास्तव में अगर देखा जाए तो है ही नहीं। यहाँ पे सुंदरता रंग से नहीं लिया जाता, क्योंकि जो कृष्ण भगवान थे वो सांवले थे, यहाँ पे सुंदरता उससे नहीं लिया गया है। उनकी बनावट और उनके जो चेहरे पे तेज है, उनकी जो मतलब अदा है, वो सारी चीज़ें उनको ले करके यहाँ पे उनकी सुंदरता के बारे में कहा गया है, ठीक है। फिर आपको आगे लिखना होगा वे सर्वांग सुंदर हैं, ठीक है। इसी प्रकार नायिका राधा के सौंदर्य के विषय में कवि कहता है कि विधाता ने युगीन बूढ़े हैं, मतलब वो कह रहे हैं कि जो कवि है वो बताता है कि जो विधाता है उसने युगीन बूढ़े हैं। फिर उसके बाद अतः वे तो इसका निर्माण नहीं कर सकते हैं, मतलब अगर तो ये चाहें तो इसका निर्माण नहीं कर सकते हैं। मैं, अर्थात कवि जो है वो कहता है कि मैं भी इसके सौंदर्य का बखान नहीं कर सकता है। अगर मैं भी बखान करना चाहूँ तो अपने शब्दों में नहीं कह सकता, केवल नेत्र ही उस सौंदर्य को देखते रहते हैं। मतलब कह रहे हैं जो नेत्र होते हैं उस सौंदर्य को क्या करते हैं? देखते रहते हैं। इतना अवश्य है कि उसे पृथ्वी के सौंदर्य को एकत्रित करके बनाया गया है। मतलब कह रहे हैं जो पृथ्वी है, पूरी पृथ्वी, उस वो पूरे सौंदर्य को, पूरे पृथ्वी को एकत्रित किया गया है, फिर उसको बनाया गया है। और लास्ट में एक लाइन आपको और छोड़ देनी रहेगी, रिवती तल लवनिसार, क्या? रिवती तल, रिवती तल लावनिसार, ये आपको यहाँ पे लाइन छोड़ देनी रहेगी। आप इनको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आपका जो दूसरा नंबर प्रश्न है ये यहीं पे खत्म होता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, दूसरा नंबर प्रश्न इसी प्रकार से नहीं खत्म होगा, क्योंकि इसमें जो है मेरे प्यारे दोस्त एक प्रश्न और करके दे दिया जाता है। मान लीजिए आपको आता है तो कीजिए, अब आता ही है क्योंकि मैंने बता ही दिया है। फिर अथवा करके दे दिया जाता है कि यहाँ पे आप ये भी कर सकते हैं। मान लीजिए वो आता है तो वो कीजिए, और अगर ये आता है तो ये आप कर सकते हैं। तो दोनों में से जो आपको लगे, आसान लगे, वो आप आराम से कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरा भी बता दे रहा हूँ जो अथवा करके है, उसमें पूछा है कबीर काव्य में ज्ञान और भक्ति भावना पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। जो क्या कह रहे हैं, कबीर काव्य में जो ज्ञान और भक्ति की भावना है उस पर आपको संक्षिप्त में क्या डालना रहेगा? प्रकाश डालना रहेगा। तो आपका उत्तर इस प्रकार से देना रहेगा, लिखना रहेगा कि ज्ञान और भक्ति के क्षेत्र में कबीर ने भारतीय वेदांत और अद्वैतवाद, वैष्णव भक्ति की साकारता, अहिंसा और प्रवृत्ति, योगियों के हठ योग, और उसके बाद नाद सुरति सठ चक्र, इस्लाम के एकेश्वरवाद तथा सूफियों के प्रेमत्व का समन्वय करके अपना नया पंथ स्थापित किया है, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना रहेगा प्रेम उनकी भक्ति की आधारशिला है। जो उनकी भक्ति की आधारशिला वो क्या है? वो प्रेम है, पर उसमें
होने का की भावुकता नहीं, मतलब उसमें आपको अश्रुल होने की कोई भावुकता नहीं है। निरपेक्ष भाव में से कष्ट सहन को कठोर शक्ति है, मतलब यहाँ पे कह रहे हैं अगर आप देखें तो निरपेक्ष भाव से जो कष्ट सहन है की कठोर शक्ति वहाँ पे बताई गई है। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना रहेगा उनके प्रेम का आदर्श सती और सूरा है, मतलब जो उनके प्रेम का आदर्श वो क्या है, वो सती और सूरा दो हैं, ये इनके प्रेम के आदर्श हैं। ठीक है, फिर आगे उन्होंने आपको लिखना है कि जिस प्रकार सती ने अपने प्रियतम के लिए प्राण अर्पण कर दिया देती है, उसी प्रकार कबीर की प्रेम भक्ति के लिए प्राणों की बाजी लगा देते हैं। ठीक है, मतलब जिस प्रकार से सती जी ने अपने प्रियतम के लिए क्या कर दिया था, अपने प्राण को त्याग दिया था, ठीक उसी प्रकार जो आपके ये कबीर दास जी हैं, ये प्रेम भक्ति के लिए क्या करते हैं, उसी प्रकार कबीर भी प्रेम भक्ति के लिए क्या करते हैं, प्राणों की बाजी लगा देते हैं। फिर आपको उसके नीचे एक लाइन लिख देनी रहेगी कबीर जी के बारे में, वो रहेगा अब हरिहूँ अपनों कर लोनी लीनो, क्या, अब हरिहूँ अपनों कर लीनो, प्रेम भगति मेरो मन भीनो, जरे शरीर अंग नहीं मोरो, क्या, जरे शरीर अंग नहीं मोरो, प्राण जाए तो नेह ना तोरो। इस प्रकार से आपको ये लिख के और यहीं पे आपको प्रश्न को क्या कर देना रहेगा, समाप्त कर देना रहेगा। ठीक है, तो आई होप ये दोनों के दोनों आपको क्लियर हो गए होंगे। थोड़ा बहुत जो है दिक्कत आती है आपको बताने में, क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है हिंदी, तो हमको प्रॉब्लम होती है, और आपको अगर प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, एडजस्ट तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि टीचर जो हैं वो कहते हैं कि सर ऐसा है, बोर्ड वगैरह लगवाइए फिर ही हम इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो भाई अभी थोड़ा सेटअप बनाने में सही समय है और आपको एडजस्ट करना होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है, क्योंकि मेहनत तो की जा रही है, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, लाइक करना बनता है, और आपके साथ जो आपके मित्रगण पढ़ रहे हैं, दोस्त पढ़ रहे हैं, ग्रुप वगैरह में इन चीज़ों को शेयर करो, जिससे वो भी लाभान्वित हों और उनसे क्या हो, उनका भी लाभ हो सके और वो भी अच्छे से अच्छा नंबर प्राप्त कर सके। और ऐसे ही शेयर करते रहो। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ऑल वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि सूर की भाषा शैली पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, मतलब आपको जो सूरदास की भाषा शैली उस पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। ठीक है, मान लीजिए आपको आता है तो कीजिए, नहीं अथवा करके एक प्रश्न और दे दिया जाता है कि बिहारी के वियोग श्रृंगार पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं सूर की भाषा शैली पर संक्षिप्त टिप्पणी क्या लिखना रहेगा। आपको उत्तर डालने के बाद ये लिखना रहेगा कि संपूर्ण सूर साहित्य प्रचलित ब्रज भाषा के साहित्यिक रूप का निरूपम नमूना है। ठीक है, इस प्रकार से आप उनको बता सकते हैं। फिर आगे आपको लिखना रहेगा कि उनकी भाषा समृद्ध, सुडौल, और उसके बाद क्या, परिमार्जित, फिर प्रगल्भ, ठीक है, प्रगल्भ, और क्या, सर्व काव्यांग पूर्ण है। ठीक है, ये किसकी है, सूर जी की जो भाषा प्रयोग किया है वो है। उनकी भाषा में संस्कृत तत्सम शब्दों के अतिरिक्त अर्ध तत्सम एवं तद्भव शब्दों तथा अरबी, फारसी, खड़ी बोली, पूर्वी हिंदी, बुंदेलखंडी, गुजराती, पंजाबी आदि शब्दों का प्रयोग भी क्या हुआ है, बीच बीच में हुआ है। ठीक है, जिसने उनकी भाषा को और भी अधिक बल मिलता है, मतलब ये सारी चीज़ें जो जब मिल जाती हैं तो उनकी जो भाषा है उसको क्या हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा और बल मिलता है। उन्होंने मधुर और प्रसाद गुणों का समुचित प्रयोग किया है, मतलब कह रहे हैं कि उन्होंने जो है क्या किया है, मधुर एवं ध्यान में रखना है कि जो उन्होंने मधुर एवं प्रसाद गुणों का क्या किया है, समुचित प्रयोग किया है। उनकी उनकी वाक्य व्यवस्था बड़ी सजीव साप्राण है। क्या, उनकी वाक्य जो व्यवस्था है वो बड़ी क्या है, सजीव और साप्राण है। उसके बाद आपको लिखना रहेगा कि लोकोक्तियों और मुहावरे के सफल प्रयोग से सफल प्रयोग से उनकी भाषा में अर्थ गंभीर आ गया है, मतलब कह रहे हैं कि जो अर्थ में है वो क्या हो गया, गंभीर आ गया है। भाषा को गतिमय एवं संगीतमय बनाने में सूर अत्यंत प्रवीण है। क्या है, जो सूरदास जी हैं वो अपनी भाषा को गतिमय और संगीतमय बनाने में क्या है, काफ़ी ज़्यादा अत्यंत प्रवीण हैं। आगे आपको लिखना रहेगा इस संबंध में डॉक्टर दीन दयाल गुप्त का यह मत गंतव्य है, मतलब धातव्य है। आपको लिखना रहेगा कि उन्होंने कहा है इसके बारे में कि उनकी ब्रज भाषा साहित्यिक होते हुए भी अपने समय की प्रचलित सजीव भाषा थी, मतलब कह रहे हैं इनकी भाषा क्या है, पर साहित्यिक होते हुए भी अपने समय में क्या थी, प्रचलित और सजीव, जिसके अंदर जीव एक तरीके से मान लीजिए उस समय का जो प्रचलन रहा है, सजीव भाषा रही है। ठीक है, इसके बाद आपको लिखना रहेगा इस प्रकार अंतर संगठन, ठीक है, भाव अनुरूपता
क्या अंतर संगठन, भाव अनुरूपता, उसके बाद ध्यानात्मक, संगीतात्मक, उसके बाद आपको प्रवाहमयता, ठीक है, चित्रात्मकता, सजीवता एवं नादानात्मकता के पर दृष्टि करने से सूर की भाषा की अभिव्यक्ति स्वयं उजागर हो जाती है। ठीक है, आगे आपको लिखना रहेगा उस लाइन को छोड़ के, फिर आपको लिखना रहेगा जहाँ तक शैली का प्रश्न है, सामान्यतः सूर्य की काव्य शैली गीत शैली है। और उसके बाद आपको लिखना रहेगा सूर्य काव्य में संगीतात्मक, सरलता, संक्षिप्तता, एकतानता, फिर उसके बाद और सहजता आदि गीत काव्य शैली से के भी रूप विद्यमान है। फिर आपको लिखना रहेगा दधी दान लीला, क्या दधी दान लीला, फिर आपको लिखना रहेगा कलिय कालिय दमन लीला, फिर गोवर्धन लीला जैसे कथा प्रसंगों के वर्णन करते हुए सूर के वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये वाला प्रश्न समाप्त होगा जो बिहारी जी का सूर जी की जो भाषा शैली के ऊपर था। अगला प्रश्न आपसे जो अथवा करके पूछता है कि बिहारी के वियोग श्रृंगार पर आपको क्या लिखनी है, संक्षिप्त में टिप्पणी लिखनी है। तो इसका भी जवाब आपको बड़ी आसानी से दे देना है। लिखना है किसी कारण से नायक नायिका के एक दूसरे के बिछुड़ या रूठने से पाठक के मन में जब रति भाव जागृत या परिपक्व अवस्था में पहुंचता है तो वियोग श्रृंगार की निष्पत्ति होती है। ठीक है, वियोग श्रृंगार के 4 भेद किए जाते हैं। पहला कौन सा है, पूर्व राग, दूसरा मान, ठीक है, उसके बाद आपका जो तीसरा है वो है प्रवास, और चौथा है करुण वियोग। ये 4 भाग किए जाते हैं। पहला जानते हैं पूर्व राग क्या है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पूर्व राग हेडिंग डाल के, फिर आपको लिखना रहेगा प्रिय का गुण सुनकर अथवा दर्शन करने से उसको प्राप्त करने की जो अभिलाषा मन में उठती है, परंतु लोक लाज अथवा किसी अन्य कारण से प्रिय से मिलन न होने के कारण जो वेदना, तड़प और टीस मन में उत्पन्न होती है, उस अवस्था को ही हम क्या कहते हैं, पूर्व राग कहते हैं। मान लीजिए कोई नायक है, कोई नायिका है, अब एक दूसरे को वो देखते हैं, कहीं फोटो में देखते हैं या व्हाट्सएप वगैरह आप चल गया है, वीडियो कॉलिंग वगैरह करते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, लोक लाज के डर से, मतलब क्योंकि एक समाज में रहते हैं और समाज में कुछ चीज नियम होते हैं, कुछ कानून होते हैं, उनके विपरीत आप नहीं जा सकते हैं, तो उनको ना तोड़ते हुए वो उन चीज़ों को देखते हैं, आपस में दोनों लोग देखते हैं, तो क्या होता है उनके अंदर जो वेदना उत्पन्न होती है, मिलने की जो तड़प उत्पन्न होती, जो टीस उत्पन्न होती है, वही क्या कहलाती है, पूर्व राग कहलाती है। हो सकता है ये आपके साथ भी होता हो। ठीक है, चलिए ये तो सामान्य सी बात है, उम्र में ऐसे होता रहता है। आगे आपको लिखना रहेगा कविवर बिहारी ने पूर्व राग का वर्णन बड़ी मार्मिक शैली में किया है। ठीक है, उन्होंने अब जो अपनी बड़ी मार्मिक शैली में किया है और विरह अनुभूति के अत्यंत सुंदर और मनोवैज्ञानिक उदाहरण दिए हैं। पूर्व राग के अंतर्गत आने वाले 10 काम दशाओं जैसे अभिलाषा, चिंता, स्मृति, गुण कथन, ठीक है, उद्वेग, प्रलाप और उसके बाद उन्माद, व्याधि, जड़ता, मरण, ये सारी जो हैं का बिहारी के बड़ी कुशलता से चित्रण किया है। ठीक है, आगे आपको लिखना रहेगा प्रेम के रोग में फंसी हुई किसी नायिका की दशा का चित्रण करते हुए कविवर बिहारी ने क्या लिखा है, उन्होंने लिखा है भाके मन और कुछ, क्या भाके मन और कुछ लग बिरह की लाए, और उसके बाद आपको लिखना है दूसरी लाइन लिखना है उसी में कि परजय नीर गुलाब के, क्या पजरे नीर गुलाब के पिए की बात ही बुझाए। इस तरीके से आपको ये छोटा सा जो है 2 लाइन का आपको ये डाल देना रहेगा, बिहारी जी के द्वारा लिखा गया ये चीज़ है। ठीक है, फिर आपको दूसरी हेडिंग डालनी रहेगी मान। ठीक है, दूसरी इस हेडिंग डालनी रहेगी क्या, जो श्रृंगार के 4 भेद बताए हैं, तो पहला कौन, वियोग श्रृंगार के जो 4 भेद बताए हैं, तो पहला आपने जान लिया पूर्व राग। पूर्व राग में ये होता है कि एक दूसरे को देखते हैं लेकिन मिल नहीं सकते किसी कारण से, तो जो मन में टीस उत्पन्न होती है, जो व्यथा उत्पन्न होती है, वही क्या कहलाती है, पूर्व राग कहलाती है। ठीक है, दूसरी हेडिंग आपको डालना है मान। ये जानते हैं क्या होती है, तो आपको ध्यान में रखना है संयोग हो जाने पर नायक के पर स्त्री विरह के कारण प्राण व्यापार की स्वाभाविक प्रक्रिया में ईर्षावश बनावटी गुस्से के कारण जब प्रेमी रूठ जाते हैं, उस अवस्था को मान कहते हैं। मतलब कह रहे हैं कि जब संयोग हो जाता है पर नायक, क्या आपको ध्यान में रखना है, जब संयोग हो जाता है पर जो नायक होता है वो स्त्री के विरह
विरह के कारण, जो स्त्री होती है उसके विरह, उससे दूर होने के कारण, दुख के कारण, ठीक है, प्रणय व्यापार की स्वाभाविक प्रक्रिया से ईर्ष्यावश बनावटी गुस्से के कारण जब प्रेमी रूठ जाते हैं, उस अवस्था को मान कहते हैं। कविवर बिहारी ने अपने काव्य में मान के सुंदर उदाहरण जुटाकर वियोग श्रृंगार का बड़ा ही आकर्षक चित्रण किया है। उन्होंने लिखा है, आगे आपको लिखना है कि कवि एक ऐसी नायिका का चित्रण करते हुए कहता है कि जिसका पति किसी अन्य स्त्री के साथ क्या होता है, रात्रि बिताकर आया है। उसके लिए उन्होंने लिखा है कि बाल कहा लाल भई, मतलब बाल कहाँ लाल भई लोइन कीनो माह, ठीक है, लाल तुम्हारे द्रिगुन की पड़ी द्रिगनु में छां, ठीक है। इस प्रकार से इन्होंने लिखा है द्रिगनु। तो आपको यहाँ पे ये वाली लाइन डाल देनी रहेगी। फिर आपको अगली हेडिंग डालना रहेगा प्रवास। प्रवास जो है ये भी क्या है, वियोग श्रृंगार का एक प्रकार है, ठीक है। और इसमें आपको लिखना रहेगा, जब पति कार्यवश प्रदेश चला जाता है, जिसका पति हो, मान लो कोई है, वो क्या हो गया, प्रदेश चला गया, और नायिका उसके वियोग में दुखी दुखी रहती है, उस विरह की अवस्था को क्या कहते हैं, प्रवास कहते हैं। कविवर बिहारी ने अपने काव्य में वियोग का अधिकांश वर्णन प्रवास वियोग के रूप में ही किया है, परंतु इसका यह वर्णन क्या है, ऊहात्मक तथा अतिशयोक्तिपूर्ण हो गया है, ठीक है। प्रवास वियोग के अंतर्गत कवि ने 3 प्रकार की नायिकाओं, कौन सा, प्रवत्स पथिका, उसके बाद प्रोसित पथिका, उसके बाद आगत पथिका, ये तीन प्रकार की नायिकाओं का क्या किया है, वर्णन किया, सुंदर चित्रण किया है। कवि एक ऐसी चतुर नायिका का वर्णन करता हुआ कहता है कि आंखें पति के विदेश जाने के समाचार को सुनकर क्या होती हैं, डबाडब गई हैं, मतलब डबडबा गई हैं, मतलब आंखों में आंसू आ गए हैं, परंतु उसने अपने इस दुख को अपनी चतुरता के द्वार सहेलियों से छिपा लिया है, ठीक है। मतलब वो अपनी चतुरता दिखाते हुए कि अगर मैं रो दूंगी तो वो क्या हो जाएंगे, वापस चले आएंगे, नहीं जा पाएंगे, तो इस चीज़ को वो छिपाती है कि ज़्यादा उनके ऊपर अगर वो दिखाया जाएगा तो वो वहाँ पे नहीं पहुँच पाएंगे। तो उन्होंने इसके बारे में भी 2 लाइन लिखी है। पहली क्या लिखी है, ललनु चंद्रल, क्या ललनु चलंद्र सुनि पलनुमय असुआ झवके आय, ठीक है। उसके बाद लिखा है कि भई लखाई ना सखिन हूँ झूठे ही जमुहाय, ठीक है। मतलब कह रहे हैं कि वो क्या, वहाँ पे जब उनके चलने की खबर पाती हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि वो उसको छिपाने के लिए झूठी ही क्या दिखाती हैं कि जमुआही आई हुई है, और उस चीज़ को वहीं पे छुपा लेती हैं, ठीक है। जो वियोग रस का और चौथा क्या बोलते हैं, चौथा प्रकार है, वो ये है करुण वियोग। इसके बारे में भी कवि ने लिखा है। क्या लिखा है, पहले आप यहाँ पे इसके बारे में जान लेते हैं। तो करुण वियोग में नायक नायिका मृत्यु आसन्न हो जाते हैं, मतलब इनका क्या हो जाता है, एक आध की जो है मृत्यु हो जाती है, दोनों की, परंतु पूर्ण जन्म आदि के कारण उनमें मिलन वियोग का चित्रण किया जाता है। जो अगला जन्म होता है, पुनर्जन्म होता है, उसमें उनके वियोग का जो है, उनके मिलन वियोग का क्या किया जाता है, चित्रण किया जाता है। उनके काव्य में कुछ दोहे ऐसे भी देखने को मिलते हैं जिसमें करुण वियोग की सुंदर चित्रण हुआ है। जैसे उन्होंने 2 लाइन लिखी है। क्या लिखा है, कहा कहो बाकी दशा हरि प्रजनन के ईस, ठीक है। आगे लिखते हैं कि बिरह ज्वाला जरिबो लखी मरिबो भई असीस। इस प्रकार से इन्होंने इन चीज़ों को लिखा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये वाला भी क्या हो जाता है, यहीं पे समाप्त हो जाता है। ये वाला प्रश्न भी यहीं पे समाप्त हो जाता है, जो बिहारी के वियोग वाला था, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न जो है देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको दे दिया जाएगा कि निम्नलिखित अवतरणों की क्या करनी रहेगी, संदर्भ सहित व्याख्या करनी रहेगी। आपको कुछ यहाँ पे अवतरण दे दिए जाएंगे। तो ज़्यादा बड़ा अगर इनको लिखते हम तो हो सकता था कि आपको जो है ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता, तो कम लिखने के कारण इनको हमने क्या किया है, डॉट डॉट करके छोड़ दिया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि एक एक करके क्या क्या दिया गया है।
तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि आपको जो है वो कविता जो है कविता कह रहे हैं जो यहाँ पे लिखा गया है, कविता ही कह सकते हैं, इसको मैं पढ़ के आपको सुनाऊँगा, फिर उसके बाद उसकी संदर्भ सहित जो है व्याख्या भी करूँगा, प्रसंग भी बताऊँगा। ये सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पे बताने का प्रयास करूँगा, ठीक है? चलिए देखते हैं, यहाँ पे पहला दिया है अखिया हरि दर्शन, मतलब यहाँ पे आपको जो है ये पूरी कविता मैं यहाँ पे पढ़ के आपको अलग से सुना रहा हूँ। यहाँ पे लिखा है इस तरीके से होगा आपकी कविता कि अखिया हरि दर्शन की भूखी, ठीक है? कैसे रहें रूप रस रांची, ये बतिया सुनि रूखी, ठीक है? फिर अगली लाइन है कि अवधि गनत, क्या? अवधि, अवधि मतलब होता है समय, अवधि गनत इकटक, इकटक मग जोवत, तब इति नहीं झूठी, ठीक है? अब इन जोग संदेशो सुनि सुनि अति अकुलानी दूखी। और उसके बाद आपको दूसरी अगली लाइन है जो वो क्या दिया है कि बारक, बारक वह मुख आने दिखावो हूँ, दुखी पय पितब पीबत सॉरी पतूखी, क्योंकि ये कविता पढ़ने की कोई आदत नहीं है तो इस तरीके से थोड़ा वहीं बहुत हो जाता है, अपने हिसाब से देखिएगा। सूर सुकत हठी, क्या? सूर सुकत हठी, नाव चलावत ये सरिता है सूखी। इस प्रकार से आपको कविता दी जाएगी, ठीक है? और इस कविता की आपको क्या करना रहेगा, संदर्भ सहित व्याख्या करना रहेगा, ठीक है? यहाँ पे कुछ आपको जो शब्द हैं उनकी सारी चीज़ों के बारे में भी सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो पहले आपको डालना रहेगा संदर्भ, ठीक है? संदर्भ में आपको लिखना रहेगा कि प्रस्तुत पद, जो आपको ये पद दिया गया है, प्रस्तुत पद डॉक्टर प्रभाकर मिश्र द्वारा संपादित सूर संचयन में संकलित विनय खंड से अवतरित है, ठीक है? उसके बाद आपको ये प्रसंग डाल के लिखना रहेगा कि गोपियों की कृष्ण दर्शन की अतीव लालसा पर प्रकाश डाला गया है। यहाँ पे जो कवि है इस प्रकार से लिखना रहेगा, थोड़ा बना के अपने तरीके से, कि कवि ने यहाँ पर गोपियों की जो कृष्ण दर्शन की अतीव लालसा है उस पर प्रकाश डालते हुए लिखा है। फिर उसके बाद आपको व्याख्या डाल देनी रहेगी और व्याख्या में लिखना रहेगा कि सूरदास द्वारा रचित इस पद में गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हमारी आंखें तो श्री कृष्ण के दर्शन के लिए क्या हैं, लालायित हैं। हे उद्धव, श्री कृष्ण के सौंदर्य रूपी रस में रंगी हुई ये आंखें तुम्हारी योग साधना की रूखी बातें सुनकर भला कैसे रह सकती हैं। फिर आगे कहती हैं कि कृष्ण के आने की अवधि को गिनते हुए और एक टक दृष्टि से उनकी राह देखते हुए भी ये इतनी दुखी नहीं हुई जितनी तुम्हारी नीरस बातें सुनकर ये दुखी हुई हैं, ठीक है? फिर आगे आपको लिखना रहेगा, तुम्हारे द्वारा दिए गए योग के संदेश को सुनकर ये आंखें अत्यंत व्याकुल हो गई हैं। हे उद्धव, आप हमारे श्री कृष्ण का वह सुंदर मुख एक बार दिखा दो जब वह दोने में दूध दूहकर पी रहे हों, ठीक है? वो वाला रूप वो गोपियाँ देखना चाहती हैं। फिर आगे लिखना है आपको कि गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, एक बात समझ लो, क्या समझ लो, कि रेत से नाव चलाने का प्रयास मत करो, अर्थात हमें योग साधना से निर्गुण उपासना की शिक्षा मत दो। तुम्हारा यह प्रयास उसी तरह असफल हो जाएगा जैसे सूखी नदी की बालू में नाव चलाने का प्रयास असफल हो जाता है। ऐसा करके उद्धव से ये लोग कहते हैं। इसका इतना क्या हो जाएगा, आपका व्याख्या हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे विशेषता भी लिख देनी रहेगी, विशेषता लिखनी रहेगी। वहाँ पे पहली आपको विशेषता बतानी रहेगी कि गोपियों की श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम की भावना अभिव्यक्ति हुई है इस कविता के अंतर्गत। दूसरा आपको दिखाना रहेगा, दूसरी विशेषता लिखनी रहेगी कि वियोग श्रृंगार का पूर्ण परिपाक है, ठीक है? तीसरा आपको यहाँ पे विशेषता लिखनी रहेगी कि ब्रज भाषा के प्रयोग के साथ लक्षणिक पदावली का प्रयोग हुआ है। फिर चौथी विशेषता लिखनी रहेगी कि निर्गुण का खंडन एवं सगुण का मंडन है। फिर पांचवी विशेषता लिखनी रहेगी प्रसाद एवं मधुर्य गुण है। फिर छठी विशेषता आपको लिखनी रहेगी कि बालू में नाव चलाना मुहावरा का प्रयोग इस कविता के अंतर्गत या इस पद के अंतर्गत क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है, ठीक है? आई होप ये चीज़ें जो है आपकी अच्छे से क्लियर हुई होंगी। फिर मान लीजिए आपको ये आता है तो कीजिए, क्योंकि ये बता भी दिया गया है। अब दूसरा आपसे पूछ लेगा कि दूसरी आपको एक पद और दे दिया जाएगा, वो क्या कहेगा? उसमें लिखा है कि ये पूरा पद फिर से पढ़ के मतलब पढ़ के आपको सुनाता हूँ। कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे
भवन में करत हैं नैनो ही सौ बात। इस प्रकार से आपको पूरा पद दे दिया जाएगा और इसके बारे में आपको क्या संदर्भ सहित व्याख्या करनी रहेगी। ठीक है, तो देखते हैं। पहले आपको क्या करना रहेगा मेरे प्यारे दोस्त, इसका संदर्भ बताना रहेगा। संदर्भ में आपको बताना है कि व्याख्ये दोहा, क्या व्याख्ये दोहा बिहारी बीथिका से अवतरित है। ठीक है, जिसकी संपादक डॉक्टर ममता तिवारी जी हैं। इस प्रकार से आपका ये संदर्भ समाप्त हो जाएगा। फिर आपको प्रसंग लिखना रहेगा कि नायक और नायिका की चतुरता का वर्णन कोई सखी अपनी सखी से कर रही है। इस प्रकार से आपको बताना है। फिर व्याख्या डालनी है और व्याख्या में आपको बताना है कि नायक नायिका, क्या नायक नायिका के रति किरणा के लिए प्रार्थना करता है और उसके बाद आपको लिखना है कि नायिका मना कर देती है। क्या करता है, जो नायक है वो नायिका से रति किरणा के लिए क्या करता है, प्रार्थना करता है, लेकिन नायिका क्या करती है, उन चीज़ों को मना कर देती है। नायक उसके मना करने के ढंग से रीझ जाता है। रीझना का मतलब होता है कि गुस्सा हो जाता है। उसकी रीझ को देखकर नायिका खीस जाती है। ठीक है, फिर वो क्या जाती है, खिसिया जैसी जाती है। फिर उसके बाद फिर दोनों मेल कर लेते हैं। फिर अर्थात नायिका रीत किरणा को स्वीकार कर देती है, उसको मान लेती है। इस प्रकार नायक प्रसन्न हो जाता है और उसी प्रसन्नता देखकर नायिका लज्जित हो जाती है। इस प्रकार गुरुजन आदि से भरे हुए भवन में वे नेत्रों से ही बात कर लेते हैं। यहाँ पे कवि का यही मतलब था। ठीक है, वहाँ पे सारे लोग बैठे हुए हैं एक भवन में और वहाँ पे जो नायक नायिका होते हैं वो अपनी बातें आपस आँखों से ही कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया। नटत का मतलब होता है मना करती है। कहत का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए कहना। ठीक है, फिर उसके बाद आपको इस तरीके से जो ना समझ में आए वो अपने हिसाब से देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ों के बारे में बता दिया गया है। फिर आपको विशेषता लिखनी रहेगी। विशेषता में आपको पहला डाल देना रहेगा, लिखना रहेगा कहत रीजत खिलत और नटत खिजत लजियात क्रियाओं का एक एक कर्ता होने के कारण कारक दीप अलंकार है। ठीक है, उसके बाद दूसरी विशेषता आपको देनी रहेगी कि नेत्र बात नहीं कर सकते हैं, फिर भी उनके द्वारा बात करने का वर्णन किया गया है, अर्थात प्रतिबंधक होते हुए भी कार्य होना वर्णित है। अतः विभावना तृतीय अलंकार यहाँ पे पाया गया है। ठीक है, तीसरे आपको विशेषता लिखनी रहेगी। यहाँ पर गंतव्य थोड़ा जो है क्या लिखना रहेगा, यहाँ पर व्यंग्यार्थ वाच्य सिद्धियंग होकर गुणीभूत होते हुए चमत्कार पर्यावासी होने के कारण उत्तम काव्य के विद्यमानता है। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये विशेषता बता देनी रहेगी। फिर देखते हैं आपका 5वां नंबर प्रश्न। 5वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 5वें नंबर पर भी आपको एक पद दिया गया है। ठीक है, उसको करना रहेगा। मान लीजिए वो आता है कीजिए नहीं, अथवा करके दूसरा यहाँ पे दे दिया जाता है। पहले को वहाँ पे आपको पढ़ के बताते हैं और इसकी संदर्भ सहित व्याख्या भी की जा रही है। ठीक है, देखते हैं। आपको यहाँ पे जो ये पद है ये दिया गया है कि माया तरवर त्रिविध का शाखा दुख संताप, फिर शीतलता सुपेनह नहीं, फल फीको तनि ताप। ठीक है, इसका आपको संदर्भ सहित व्याख्या करना रहेगा। तो पहले इसका संदर्भ देखते हैं। संदर्भ में आपको लिखना है, प्रस्तुत साखी डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित कबीर ग्रंथावली में संकलित माया को अंग से ली गई है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे प्रसंग बताना रहेगा कि इस साखी में कबीर दास जी ने माया को वृक्ष का रूप देखकर उसे दुख का संताप का कारक बताया है। उसके बाद आपको व्याख्या हेडिंग डाल देनी रहेगी और व्याख्या में आपको लिखना रहेगा कि कबीरदास जी कहते हैं कि माया रज तम और सत्व तीन गुणों का वृक्ष है। ठीक है, दुख और संताप इसकी शाखाएं हैं। माया रूपी इस वृक्ष में से शीतल सपने में भी नहीं मिल सकती। उसके बाद आपको आगे लिखना है, इसमें लगने वाले फल फीके होते हैं। और उसके बाद आपको फिर आगे लिखना रहेगा, जो शरीर के संतप्त करते हैं। फिर आगे आपको लिखना रहेगा, कहने का भाव है कि इस माया रूपी वृक्ष में स्वप्न में भी शीतलता की कामना करना व्यर्थ है। इसके फल रसहीन और
सारहीन होते हैं, जो व्यक्ति को विभिन्न प्रकार की योग्यताएं देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये लिख देना रहेगा। फिर आपको विशेषता लिखनी रहेगी। विशेषता में पहले आपको बताना रहेगा कि माया के सांगोपांग उल्लेख करते हुए इस अस्त जड़ और दुख रूप का निरूपण किया गया है। ठीक है, फिर दूसरे पे आपको लिखना रहेगा भाषा सरल सहज और भावानुकूल सुधक कड़ी बोली है। फिर आपको तीसरी यहाँ पे विशेषता लिखनी रहेगी तत्भव शब्दावली की प्रधानता पाई गई है। और चौथी आपको विशेषता लिखनी रहेगी प्रसाद गुण का प्रयोग है। ठीक है, इस प्रकार से आपके ये विशेषता भी इसकी हो गई। ठीक है, आगे आपको यहाँ पे दे दिया जाएगा अथवा करके लिखा है जाके प्रिय न राम वैदेही। ठीक है, ये एक पूरा क्या बोलते हैं पद है, पंक्तियां हैं, इसको पूरा पढ़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखते हैं। पूरी पंक्ति इस प्रकार से है, जाके प्रिय न राम बदेही। ठीक है, जाके प्रिय न राम बदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। फिर तज्यो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। फिर आगे आपको ये लिखा दिखाई पड़ेगा कि बल गुर तजो, क्या बलि ने जो अपने गुरु को तज दिया था, तो बलि गुर तजो कंत ब्रज बनितनि। फिर भये मृदुल मंगलकारी नाते नेह राम के मनियत, क्या नाते नेह राम के मनियत सुहृदय सुसेव्य जहाँ लो। उसके बाद अंजन कहाँ आँख जहि फूटे, अंजन कहा आँख जहि फूटे बहुतक कहो कहाँ लो। तुलसी सो सब भांति परमहित पूज्य प्राण के ते प्यारे। आगे आपको आखिरी लाइन देखने को मिलेगी कि जासो होए स्नेह राम पद एतो तमो हमारो। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको पहले संदर्भ हेडिंग डाल देनी रहेगी और हेडिंग में संदर्भ में आपको लिखना रहेगा कि प्रस्तुत पंक्तियां जो हैं ये भक्तिकालीन सगुण उपासक राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि एवं युग प्रवर्तक कवि तुलसीदास की प्रणीत महान कृत्य विनय पत्रिका से अवतरित है। ठीक है, फिर इसको प्रसंग में आपको लिखना रहेगा कि प्रस्तुत पद में गोस्वामी तुलसीदास जी प्रभु श्री राम की सॉरी यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो रही है, अन्यता। ठीक है, अन्यता की ओर संकेत करते हुए कहते हैं। क्या कहा है उन्होंने, व्याख्या डालनी रहेगी। फिर व्याख्या डाल के आपको लिखना रहेगा जिसे राम जानकी प्यारे नहीं, जिसे राम जानकी प्यारे नहीं उसे करोड़ों शत्रुओं के समान छोड़ देना चाहिए। और उसके बाद आगे लिखते हैं कि चाहे वो अपना अत्यंत प्यारा क्यों ना हो। उदाहरण के लिए प्रहलाद ने अपने पिता को, विभीषण ने अपने भाई रावण को, और भरत ने अपनी माता को, राजा बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य को, और ब्रजंगनाओं ने अपने अपने पतियों को त्याग दिया था। और इस प्रकार क्या स्वजनों को त्यागने से बुरे नहीं कहे जाते, बल्कि वे आनंददायक एवं कल्याणकारी माने जाते हैं। ठीक है, जहाँ तक मित्र की भली भांति पूजने योग्य है, वे सब श्री रघुनाथ जी के ही संबंध और प्रेम से ऐसे माने जाते हैं। भाव यह है कि यदि वे भगवत दर्शन ही दर्शन हरि प्रेम में सहायक हैं तो उन्हें मानना और पूजना चाहिए, अन्यथा नहीं। ठीक है, आगे लिखना है आपको कि जिस काजल को लगाने से आँख ही फूट जाए, काजल को लगाने से क्या हो जाए, आँख ही फूट जाए, वह अंजन किस काम का। ठीक है, फिर आगे आपको लिखना है बस अब अधिक क्या कहूँ, हे तुलसीदास वही सब तरह से बड़ा हितु पूज्य और प्राण प्यारा है, जिसे राम जी के प्रति हो, ठीक प्रीत हो। ठीक है, इतना ही हमारा मत है। ऐसा किसका मानना है, तुलसीदास जी का कहना है, और उन्होंने कहा भी है। फिर आपको विशेषता लिख देनी रहेगी। विशेषता में आपको पहला डालना रहेगा, लिखना रहेगा, पहले वाली हेडिंग में आपको लिखना रहेगा मेरे प्यारे दोस्त, क्या लिखना रहेगा कि अंजन फूटे का भाव यह है, क्या अंजन फूटे का भाव यह है कि किंचित आकर्षण बढ़ने के प्रयत्न यदि अज्ञात अथवा मोह बढ़ना है तो वह प्रयत्न व्यर्थ है,
क्या है वह प्रयत्न क्या है, व्यर्थ है। और उसके बाद आपको दूसरा वो डाल देना रहेगा, विशेषता लिखना रहेगा। क्या लिखना रहेगा कि उपमा, दृष्टांत, छेका अनुप्रास और वृत्यानुप्रास और उसके बाद एवं पद मित्री अलंकार का प्रयोग हुआ है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे 2 विशेषताएं लिख देनी रहेंगी। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे फिर वही चीज़ आपको दे दी जाती है। आखिरी के 2 प्रश्न यही हैं जो लघुत्तरीय के हैं। ठीक है, देखते हैं इनको भी। छठे नंबर प्रश्न पे भी आपको जो है एक पद दे दिया गया है। ठीक है, पद को यहाँ पे पूरा पढ़ रहा हूँ मैं, देखिए इसको। यहाँ पे लिखा है आपको, माधो दारुण दुख सहव न जाई। ठीक है, मेरो चपल बुद्धि तय तातय कह बसाए। उसके बाद आपको अगला जो लाइन देखने को मिलेगी, तन मन भीतर बसय मदन चोर, जान ज्ञान रतन हरि लीन मोर। उसके बाद आपको मतलब अगली लाइन देखने को मिलेगी कि मैं अनाथ प्रभु कहूँ कही, कहूँ काही, काही। उसके बाद अनेक बिगुच्चय मैं को आही। उसके बाद सनक सनंदन, क्या सनक सनंदन, सनक सनंदन शिव सुकादि आपण, आपण कलवापति भये ब्रह्मादि। फिर उसके बाद जोगी जंगम, जोगी जंगम जाति जटाधर, सपने आसर सब गए हैं हार। ठीक है, फिर उसके बाद आपको ये अगली लाइन देखने को मिलेगी, कहें कबीर रहो संग साथ। ठीक है, अभी अंतर हरि सु कहो बात। फिर आखिरी लाइन आपको देखने को मिलेगी कि मन ज्ञान जाहि जान, क्या मन ज्ञान जान करी विचार। फिर आगे आपको देखने को मिलेगी, राम रमत भव तिरबो पार। ठीक है, इस प्रकार से पूरी आपको कविता देखने को मिलेगी। फिर यहाँ पे आपको संदर्भ सहित व्याख्या लिखना रहेगा मेरे प्यारे दोस्त। तो संदर्भ सहित व्याख्या आपको लिखना रहेगा। तो पहली हेडिंग आप क्या करेंगे, संदर्भ डालेंगे और संदर्भ में आपको लिखना रहेगा यहाँ पे, एक मिनट, संदर्भ में आपको लिखना रहेगा कि प्रस्तुत साखी डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित कबीर ग्रंथावली में संकलित गुरुदेव के अंग, गुरुदेव को अंग से ली गई है। ठीक है, उसके बाद आपको प्रसंग डालना रहेगा और प्रसंग में आपको लिखना रहेगा मेरे प्यारे दोस्त, क्या लिखना रहेगा, प्रसंग में आपको बताना रहेगा कि यहाँ पे जो है कि प्रसंग में आपको बता देना रहेगा कि जो कबीर दास जी हैं, ठीक है, इस साखी में कबीर दास जी ने सदगुरु के महत्व एवं उनकी अनंत महिमा एवं साथ प्रभु के भक्ति के प्राणियों के सर्वश्रेष्ठ बताया है। ठीक है, क्या बताया है आपको यहाँ पे आगे डालना रहेगा और व्याख्या में लिखना रहेगा कि कबीर परमात्मा को संबोधन करते हुए कहते हैं कि हे माधव, विषय वासनाओं द्वारा दी गई कठिन पीड़ा मुझसे सही नहीं जाती है। मेरी चंचल मति मुझे विषयों की ओर निरंतर खींचती रहती है। उस पर मेरा वश नहीं चल पाता है। मेरे तन मन में काम रूपी चोर प्रवेश कर गया है, उसने मेरे ज्ञान और बुद्धि रूपी रत्न को हर लिया है। हे ईश्वर, मैं अनाथ हूँ, इस पीड़ा को मैं किससे कहूँ। इस काम ने अनेक प्राणियों को नष्ट कर दिया है। मेरी क्या बिसात है इस काम के सामने। सनक सनंदन शिव सुखदेव स्वयं लक्ष्मीपति एवं ब्रह्मादि देवता जोगी जमंग जटाधारी आदि सभी के अवसर क्या सभी ने अवसर आने पर अपनी हार मान ली है। कबीर कहते हैं कि मैं नित्य ईश्वर के साथ में रहता हूँ, इसलिए मैं अपने अंतर्मन की बातें तथा पीड़ा को उस परमात्मा से निवेदित करूँगा। जीवात्मा साधक अपने मन में ज्ञान धारणा और ज्ञान धारण कर अच्छी तरह सोच विचार कर परमात्मा से मरण करता हुआ इस संसार सागर को पार कर सकता है। ठीक है, फिर आपको विशेषता बतानी रहेगी। विशेषता में लिखना रहेगा, कबीर ने इस पद के द्वारा काम की विभिन्न परिस्थितियों को चित्रित करते हुए उससे बचने का क्या लिया है, प्रयास किया है। ठीक है, ये आप लिखना चाहें तो संदर्भ में भी लिख सकते हैं। फिर आगे आपको लिखना रहेगा कि मदन चोर ज्ञान रत्न में रूपक सनक सनंदन शिव में अनुप्रास और वक्रोक्ति आदि अलंकारों की योजना क्या की गई है, पाई गई है। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये क्या हो जाएगा, यहीं पे समाप्त होगा। ठीक है, ये वाला प्रश्न। अब इसके बाद मान लीजिए आपको आता है तो कीजिए,
क्योंकि आता ही होगा, क्योंकि बता दिया है। अब उसके बाद आपको अगला मिल जाएगा क्या, अगली आपको यहाँ पे जो पंक्तियाँ मिल जाएंगी वो इस प्रकार से मिल जाएंगी। मैं पढ़ के सुनाता हूँ। क्या क्या है वो पंक्तियाँ आपकी, वो इस प्रकार से है कि सन 927 आहा कथा आरंभ, क्या, सन 927 आहा कथा आरंभ, बन बैन कभी कहा, फिर सिंघल दीप पद्मनी रानी रत्न सेन चितौर गढ़ आनी, फिर अलाउद्दीन, अगली लाइन है, अलाउद्दीन देहली सुल्तानू राघव चेतन कहीं कीन्ह बखानू। आगे लिखा है कि सुना साय गढ़ छेका आई हिंद तुर्कन भई लड़ाई। फिर आगे वाली लाइन में लिखा है कि आदि अंत जस गाथा आहे लिख भाखा चौपाई काहे। फिर आगे लिखी है कि कब बियास कवला रसपूरी। फिर आगे मतलब उसी लाइन में है वही वाली लाइन कि दूर सो नय नियर सो दूरी। फिर नियरे दूर फूल जस कांटा, नियरे दूर फूल जस कांटा, दूर जो नियरे जस गुण चाटा। उसके बाद आगे लिखा है वहां पे कि भवर आय बनखंड सन लेह कवल कै बास, फिर दादुर बास न पावई भले ही जो आछे पास। ठीक है, इस प्रकार से। तो अभी आप लोगों को थोड़ा बहुत लग रहा होगा कि थोड़ा बहुत पढ़ने में सर को दिक्कत हो रही, तो हाँ, क्योंकि सब्जेक्ट है नहीं और इस प्रकार की कविताओं को पढ़ा नहीं है तो दिक्कत हो रही है, एडजस्ट कीजिएगा। ठीक है, प्रसंग में आपको लिखना रहेगा, पहले तो हमने संदर्भ बताया ही नहीं। संदर्भ में आपको लिखना रहेगा प्रस्तुत पद भक्ति काल के निगुण प्रेमाश्रयी शाखा के प्रतिनिधित्व कवि मलिक मोहम्मद जायसी प्रणीत पद्मावत महाकाव्य से अवतरित है, जो हमारी पाठ्य पुस्तक पद्मावत पराग में क्या है, संकलित है। ठीक है, उसके बाद आपको प्रसंग डाल देना रहेगा। प्रसंग में लिखना रहेगा इस पद में पद्मावत महाकाव्य के रचना समय एवं उसके छंद भाषा विषय वस्तु आदि का पर क्या किया गया है, प्रकाश डाला गया है। व्याख्या डाल के आपको लिखना रहेगा कि जायसी ने पद्मावत के रचना काल के विषय में कहा है कि कथा का प्रारंभ हिजरी सन 1927 ईस्वी सन कब 1520 को हुआ। ठीक है, इस समय कथा का प्रारंभिक वचनों की शुरुआत की गई। सिंघल द्वीप की राजकुमारी पद्मिनी रानी रत्नसेन चित्तौड़ ले आए। उसके बाद अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान था राघव चेतन ने उसके समकक्ष जाकर पद्मावती के दिव्य सौंदर्य का वर्णन किया। अलाउद्दीन खिलजी ने सौंदर्य का वर्णन सुनते ही चित्तौड़ आकर घेर लिया। हिंदुओं और मुसलमानों में भयंकर युद्ध हुआ। यह कथा प्रारंभ से लेकर अंत तक मैं अवधी भाषा में ही भाषा एवं चौपाई छंद में वर्णित कर रहा हूँ। कथा करने वाला कवि व्यास के समान पंडित होता है। उसका काव्य कमल अथवा रस भरे कमल कटोरे के समान मधुर रस से परिपूर्ण होता है। इतना होने पर भी वह दूरस्थ रसिक के लिए समीप है, किंतु अरसिक निकटस्थ व्यक्ति के लिए दूर है। निकट वाले के लिए यह दूर इस प्रकार है जिस प्रकार फूल के संग कांटे के लिए पुष्प के रस के लिए सौंदर्य दूर रहता है। ठीक है, दूर वाले के लिए निकट इस प्रकार है जैसे चींटी के लिए गुड़। ठीक है, आगे यहाँ कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि सहृदय या काव्य मर्मज्ञ व्यक्ति ही काव्य का रसास्वादन कर सकता है। अंत में जायसी कहते हैं कि भौरा दूर के वन खंड में से आकर कमल की सुगंधी लेता है, परंतु मेढक अपनी अनभिज्ञता के कारण पास में रहते हुए भी सुगंध को ग्रहण नहीं कर पाता है। ठीक है, फिर आपको विशेषता डालनी रहेगी और विशेषता लिखना रहेगा मेरे प्यारे दोस्त कि विशेषता में नंबर 1 डाल के आपको लिखना रहेगा कि इस पद के अनुसार पद्मावत की रचना काल सन 1520 ईस्वी ठहराता है। ठीक है, यहाँ पे हमें पता चलता है। फिर उसके बाद आपको दूसरा यहाँ पे लिखना रहेगा कि पद्मावत के रचना काल के विषय में विभिन्न विद्वानों में मतभेद है। फिर तीसरी विशेषता लिखनी रहेगी कि पद्मावत कथा का सार प्रस्तुत है। चौथा, अनुप्रास अलंकार की छटा
दर्शनीय है। ठीक है, इस प्रकार से आपका क्या हुआ, यहीं पे ये प्रश्न समाप्त होता है। ठीक है, अब टाइम ज़्यादा होने के कारण, क्योंकि टाइम कम है मेरे पास और वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा भी हो पाएगा और आपके पास नोट्स वगैरह जो हैं वहाँ से देख लीजिएगा। ये मैं आपको कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे घुतरे के बता दे रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं बताने में फंसूंगा तो एक एक क्वेश्चन को बताने में आधा आधा घंटा लगेगा और यहाँ पे जो ये 4 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं तो 2 घंटे का समय और लग जाएगा। ठीक है, पहले तो आपको यहाँ पे केवल 2 प्रश्न करने होते हैं, ये जान लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद सभी प्रश्नों का उत्तर लगभग 500 शब्दों में देना होता है। खंड सा का मतलब दीर्घ उत्तरीय होता है। 7वां नंबर प्रश्न आपसे इस प्रकार से पूछ लेगा कि विद्यापति की सौंदर्य चेतना पर प्रकाश डालिए, ये बताना रहेगा। दूसरा प्रश्न इस प्रकार से पूछ लेगा, जायसी के ब्रह वर्णन का निरूपण करते हुए उनकी विशेषताएं बताइए। ठीक है, यहाँ पे आपको ये बताना रहेगा। 9वां नंबर प्रश्न पूछ लेता है कि सूरदास की भक्ति भावना का सदो उदाहरण स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ये इस प्रकार से यहाँ पे आपके से 9वां नंबर प्रश्न पूछ लेगा। 10वां नंबर प्रश्न थोड़ा हट के पूछा जा रहा है, क्योंकि ये 2020 में पूछने का तरीका थोड़ा चेंज कर दिया गया है, क्योंकि इससे पहले प्रश्न एक और करके पूछ लिया जाता था, वहीं पे प्रश्न समाप्त हो जाता था, लेकिन ये एक नया तरीका यहाँ पे जोड़ दिया गया है। इसमें क्या जोड़ा गया है मेरे प्यारे दोस्त, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहले आपको दे दिया जाएगा कि किन्हीं दो पर क्या करना रहेगा, आपको विस्तृत टिप्पणी लिखनी रहेगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, संक्षिप्त नहीं, विस्तृत टिप्पणी लिखनी है। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें आपको 4 पॉइंट दे दिए जाएंगे। पहला क्या दे दिया गया है कि कबीर का रहस्यवाद। ठीक है, इसके बारे में आपको अपनी टिप्पणी लिखनी रहेगी विस्तृत। फिर अष्टछाप के कवियों के बारे में लिखना रहेगा। फिर तीसरा यहाँ पे दिया गया है तुलसीदास की भाषा शैली के बारे में बताना रहेगा और बिहारी जी की सतसई के बारे में भी आपको यहाँ पे बताना रहेगा। तो इस प्रकार से आपको मान लीजिए, अब आप कैसे करेंगे, तो अगर आपको करना है तो अगर आपको 7 और 8 आते हैं तो आपके लिए बेस्ट है, इन्हीं 2 की करिए और छोड़ दीजिए। ठीक है, मान लीजिए आपको 7 नंबर आता है और 9 नंबर आता है तो इन्हीं 2 को करिए, छोड़ दीजिए बाकी सबको, 8 वगैरह से मतलब ही नहीं है। अब मान लीजिए इसमें से आपको 2 आता है, कबीर का रहस्यवाद के बारे में आपको पता है और अष्टछाप के कवियों के बारे में भी पता है, तो आप यहाँ पे ये कर सकते हैं कि तो एक क्वेश्चन इन तीनों में से कोई एक कर लीजिए, 7, 8, 9 में से कोई एक क्वेश्चन कर लीजिए और उसके बाद जो आखिरी नंबर 10 नंबर प्रश्न है, इसमें आपका 10 नंबर प्रश्न डाल के पहले आ वाला लिख देना रहेगा कबीर का रहस्यवाद, फिर दूसरा लिख देना रहेगा बा नंबर पे क्या, अष्टछाप के कवियों के बारे में यहाँ पे आपको लिख देना रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से ये पूरा प्रश्न पत्र आपको करना रहता है। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को फटाफट लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। ठीक है, वीडियो में थोड़ा बहुत पढ़ने में दिक्कत हुई, प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हुई, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा लेट हुआ, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं यहीं पे, मिलते हैं अगले टॉपिक में नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।